कहानी में अब तक आप लोगों ने देखा था कि विद्युतान सूर्यवंशी वह अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए अमर लोक के लिए निकल जाता है, जहाँ पर अमरांश आत्मी शक्ति बेल उसका इंतजार कर रही थी। तो इसी के साथ अब हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक बात बोल देना चाहता हूँ। भाई, मैं 2 वीडियो डाल रहा हूँ डेली। इनमें से एक मेंबरशिप वाली है और एक बिना मेंबरशिप वाली है। और मेंबरशिप वाली की बात ये है कि भाई मेरा चैनल चेकिंग पे चल रहा है, और जिन लोगों ने मेंबरशिप ली थी, मेरा चैनल जैसे ही चेकिंग से अगर सक्सेसफुल होता है तो उन लोगों की मेंबरशिप अपने आप रिन्यू हो जाएगी, उन्हें फिर से लेनी नहीं पड़ेगी। मतलब बात ये है। तो बस अब बिना किसी बकवास के हम अपनी जर्नी को करते हैं स्टार्ट। सूर्यवंशी साम्राज्य से बाहर एक आयामी दरबार वहाँ खुल चुका था, और उस आयामी दरबार के बाहर 2 लोग खड़े थे, एक विद्युतान सूर्यवंशी और दूसरे लीडर नेत्रराज। तभी विद्युतांश वह अपनी नज़रों को पीछे की तरफ करता है, जहाँ पर उसका परिवार, आचार्य, पत्नी और सभी उसके अपने उसका इंतजार कर रहे थे। विद्युतांश एक बार अपनी नज़रों से उन्हें देखता है और उसके बाद उसी आयामी द्वार के अंदर घुस जाता है। विद्युतांश के अंदर जाने के बाद लीडर नेत्रराज भी एक लंबी और गहरी सांस लेते हैं, और आयामी दरबार में घुसने से पहले एक छोटे से शब्द उनके मुंह से निकलते हैं, बस उम्मीद यही है कि मेरा प्लान वह सक्सेसफुल हो जाए। यह कहते हुए उनके चेहरे के ऊपर एक कुटिल मुस्कुराहट आती है और वह तुरंत उसी दरवाजे के अंदर घुस जाते हैं। उन दोनों के दरवाजे के अंदर जाते ही वह आयामी दरवाजा पल भर में टिमटिमाता है और फिर झटके के साथ गायब हो जाता है। इस समय सूर्यवंशी साम्राज्य में था तो सिर्फ एक खामोशी, और उस खामोशी में कुछ नहीं। तभी आचार्य धर्मेंद्र वह अपनी नज़रों को सामने उसी जगह करते हैं जहाँ पर आयामी दरवाज़ा था, और उस जगह देखने के बाद कहते हैं, लड़के, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम सही सलामत वापस लौटो। यह कहते हुए वह एक गहरी सांस लेते हैं और वहाँ से अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ बांधकर निकल जाते हैं। इस समय वहाँ पर खड़े हुए हर व्यक्ति की कुछ न कुछ मंशा थी। कोई विद्युतांश को प्यार से, कोई इज्जत से, तो कोई डर से जाता हुआ देख रहा था, लेकिन कोई कुछ नहीं कह पा रहा था कि तभी नीरजा, रोजिका, माधवी, कृष्णा और विद्युतांश की सभी पत्नियां वह उस जगह पर देखती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। तभी सूर्यवंशी साम्राज्य से दूर बाहर की ओर एक पहाड़ था, और उस पहाड़ के ऊपर एक व्यक्ति वह अपने दोनों हाथों को पीछे बांधे सामने की तरफ देख रहा था। उसने काले कलर का लिबास पहना हुआ था और उसके सीने पर जगमगाता हुआ वह क्रिस्टल उसे बेहद ज़्यादा रहस्यमयी बना रहा था कि तभी उस व्यक्ति के चेहरे के ऊपर एक कुटिल मुस्कुराहट आती है, और वह इसी मुस्कुराहट में कहता है, अच्छा, तो ये है सूर्यवंशी साम्राज्य का लीडर। मुझे तो लगा था कि यह मारा गया, लेकिन बदकिस्मती से यह मेरे ही रास्ते का कांटा बनने वापस लौट आया। यह कहते हुए इस व्यक्ति की आंखों में विद्युतांश के लिए घिन और जानलेवा भाव वहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा था। तभी उस व्यक्ति के बगल में एक बेहद ज़्यादा खूबसूरत और प्यारी लड़की आती है। वह धीरे धीरे उस व्यक्ति के पास आती है और उसके कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए कहती है, क्या हुआ वीर? तभी वीर उसी लड़की की तरफ देखता है और देखते हुए कहता है, कुछ नहीं, अब जरा अपने टक्कर के दुश्मन से मिल लिया जाए। यह कहते हुए वह एक बार उस लड़की की तरफ देखता है और वहाँ से गायब हो जाता है। उसके वहाँ से गायब होने के बाद वह लड़की आसमान की तरफ देखती है और आसमान की तरफ देखते हुए कहती है, मुझे भी यही उम्मीद है कि वीर तुम उसे जान से मार दो, क्योंकि उस लड़के ने मेरे साम्राज्य, मेरे पिता और सब कुछ तबाह कर दिया। मैं खुद चाहती हूँ कि वह लड़का मारा जाए। यह कहते हुए उस लड़की की आंखों में बेहद ज़्यादा नफरत वह विद्युतांश के लिए दिखाई दे रही थी। अगर कोई वहाँ पर खड़ा होता तो वह एक ही बार में उस लड़की को देखकर पहचान लेता कि वह लड़की कोई और नहीं बल्कि महेंद्रपुरी साम्राज्य की भूतपूर्व राजकुमारी निसुर्या है, जिसे विद्युतांश ने एक युद्ध में बंदी बना लिया था।
लेकिन ना जाने वह कैसे आज़ाद हो चुकी थी कि तभी वह भी ऊपर दिशा की तरफ देखती है और वहाँ से गायब हो जाती है, अपने खिलाफ हो रही इन साजिशों से बहुत ज़्यादा दूर। और बेखबर विद्युतान सूर्यवंशी वह किसी टूटते हुए तारे की रफ्तार में एक ग्रह के अंदर घुसता चला जा रहा था। उसकी रफ्तार इतनी ज़्यादा तेज थी कि उसे सामान्य आंखों से देखना लगभग संभव ही नहीं था कि तभी वह अपनी नज़रों को बगल में करता है और बगल में उड़ रहे लीडर नेत्रराज की तरफ देखते हुए कहता है, आपने कहा था कहाँ है? तब ये नेत्रराज वह विद्युतांश की तरफ देखते हुए कहता है, लीडर ये रहा अमरलोक। यह कहते हुए वह अंतरिक्ष की गहराइयों में एक जगह रुक जाते हैं। इस समय उनके सामने सुनहरे से चमकता हुआ एक गोला था, जो किसी सुनहरे और रहस्यमय गोले की तरह जगमगा रहा था, और उस गोले के अंदर अनगिनत हीरे की तरह जगमगाती बूंदें वह लगी हुई थी, जो उस हीरे को बेहद ज़्यादा प्राचीन और रहस्यमय बना रही थी। तभी विद्युतांश वह उस अमरलोक को देखता है और देखते हुए कहता है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतना सुंदर लोक नहीं देखा। यह कहते हुए विद्युतांश की नज़रें इस समय सोने के बने हुए उस लोक के ऊपर थी, जो कि किसी चौकूटे आकार का था। तभी विद्युतांश वह एक गहरी सांस लेता है और फिर बिना कुछ कहे लीडर नेत्रराज के तरफ देखता है और उस लोक के अंदर चला जाता है। विद्युतांश को आगे जाता हुआ देखकर लीडर नेत्रराज वह पल भर के लिए झिझकते हैं, फिर वह भी तुरंत अपनी जगह से गायब होते हैं और हवा को चीरते हुए सीधा उसी लोक के अंदर घुस जाते हैं। जैसे ही विद्युतांश सूर्यवंशी और लीडर नेत्रराज उस ग्रह के अंदर घुसते हैं, उस ग्रह के अंदर का सीन वह बेहद ज़्यादा अलग था। जितना प्राचीन और ताकतवर वह ग्रह ऊपर से दिख रहा था, जिसे देखकर आत्मा तक कुछ हो जाए, वहीं उस ग्रह के अंदर जंगल के बीचों बीच एक लड़का वह खड़ा था और उसके हाथ सामने एक औरत के पल्लू को पकड़े हुए थे। तभी वह लड़का झटके से उस पल्लू को दूर की तरफ फेंक देता है और उस औरत के सिर को पीछे से पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है, जिसके बाद वह अपने गंदे और भद्दे होठों को उस औरत के बेहद ज़्यादा करीब ले जाता है और उसके होठों को चूमते हुए कहता है, हाँ 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 हाँ, मुझे तो लगा था कि तुझ में कुछ मज़ा होगा, लेकिन तू तो बेकार है। यह कहते हुए वह लड़का ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। तभी उसी लड़के के पीछे खड़े हुए कुछ और लड़के वह सामने की तरफ देखते हैं और उस लड़के की तरफ देखते हुए कहते हैं, लीडर इसमें कोई मज़ा नहीं, इसकी बेटी में बहुत ज़्यादा मज़ा है। अगर आप चाहो तो इसकी बेटी को हम ला सकते हैं। इसकी बेटी इस समय राजमहल के अंदर है। यह कहते हुए उन लोगों की आंखों में एक वासना का भाव वह साफ साफ दिख रहा था। तभी वह औरत अपने फटे हुए पल्लू को ना संभाल कर और उतरे हुए आधे बिलाज को ना पकड़ कर उस व्यक्ति के कदमों को पकड़ लेती है और गिनगिनाते हुए कहती है, देखिए आपने हमारे साम्राज्य को जीत लिया, मेरे पति को जान से मार दिया और इकलौते बेटे को भी मार दिया। अब बस मेरी बेटी पर रहम कीजिए, उसे जाने दीजिए। यह कहते हुए उस औरत की आंखों से आंसू वह बहते चले जा रहे थे। जैसे ही वह व्यक्ति उसकी इस बेबसी को देखता है, उसकी आंखों का वह कालापन वह उस औरत की तरफ हो जाता है, जिसके बाद वह उस औरत के बालों को पकड़ता है और उसे ऊपर की तरफ खींच लेता है और फिर उसके आधे फटे हुए ब्लाउज को पूरा फाड़ते हुए उसे घूरने लगता है और घूरते हुए कहता है, तुझे लगता है कि मैं इन नाजुक कलियों को छोड़ दूंगा, तो यह तेरी गलत फहमी है महारानी। यह कहते हुए वह व्यक्ति जोर जोर से हंसने लगता है। उस व्यक्ति की गंदी बात को सुनने के बाद वहाँ पर महारानी, जिनका साम्राज्य वहाँ तबाह हो चुका था, वह रोने लगती हैं और उस वहीं पर पड़ी हुई एक प्राचीन तलवार को उठाती हैं और उस व्यक्ति के ऊपर आक्रमण कर देती हैं।
जैसे ही वह व्यक्ति अपने ऊपर होते हुए इस आक्रमण को देखता है, उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आता। इसके बाद वह अपने हाथ में खंजर को लेता है और महारानी के गले को पल भर में काट देता है। इस समय महारानी की सांसें वह भारी होती चली जा रही थी और उनकी आंखें वह इस समय महल को देख रही थी और उनकी आंखों से रक्त और आंसू से मिलता जुलता एक आंसू, जो कि रक्त मिश्रित था, वह धीरे धीरे नीचे की तरफ गिरने लगता है। जैसे ही उस औरत के आंसू जमीन को छूते हैं, उस औरत के मुंह से आखिरी शब्द यही निकलते हैं, मेरी बेटी को बचाओ। यह कहते हुए वह औरत अपनी आखिरी सांस खींच लेती है। अचानक माइक बंद हो जाने के कारण मैं आगे की वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। इसके लिए मैं आप सभी से माफी चाहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।